तो बच्चों रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन मैंने कॉन्जुगेशन आपको साथ डिस्कस कर दिया था। नाउ सेकंड कंडीशन इज, लिखिए सेकंड कंडीशन, ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर शुड नॉट बी वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ड्यूरिंग रेजोनेंस violation of octet rule लिख लिया। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे इसका क्या मतलब है, ये है बेटा एनिलीनियम आयन, ये जो लिखा है इट इज एनिलीनियम आयन। अब एनिलीनियम आयन में ना, अगर मैं पूछूं रेजोनेंस रेजोनेटिव, पहले तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है कि नहीं आपको एनिलीनियम आयन में? देयर इज ए कॉन्जुगेशन, देयर इज ए कॉन्जुगेशन, बोलो। यस सर। अब पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, पाई को किधर माइग्रेट किया जाए? टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड्स प्लस पॉजिटिव की तरफ। पाई और पॉजिटिव में कॉन्जुगेशन हो तो पाई को किधर माइग्रेट करते हैं? टुवर्ड्स पॉजिटिव। वो भी कहाँ पे पाई जाएगा? जो सिग्मा कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये बन जाएगा। अब ये पाई शिफ्ट होगा तो ऑर्थो पे कैसा आएगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब बताओ जरा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपने ड्रॉ किया, क्या ये एक्सेप्टेबल है? इस नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड बन चुके हैं? निशिका बोलो, नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड बन गए? 5। क्या नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड हो सकता है बेटा? बोलो। नो सर। तो फिर देखो ये नहीं, मतलब रेजोनेंस की ड्यूरिंग आप ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना सकते जिसमें ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो रहा हो। ठीक है बेटा? तो ये मैं कहूँगा फर्स्ट है स्ट्रक्चर और ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। मैं कहूँगा सेकेंड स्ट्रक्चर इज अनएक्सेप्टेबल। वाई सेकेंड इज अनएक्सेप्टेबल? तो आप क्या बताएंगे वाई सेकेंड इज अनएक्सेप्टेबल? बिकॉज नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, इट कैनॉट बी पेंटावैलेंस, इट कैनॉट एक्मोडेट 10 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। 5 बॉन्ड बनाया मतलब 5 बॉन्ड ये बना रहा है नाइट्रोजन, मीन्स वो कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है बोलो? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन एक्मोडेट कर सकता है? उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए जिसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है वो 10 इलेक्ट्रॉन एक्मोडेट नहीं कर सकता। तो इसलिए सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है बोलो? एक्सेप्टेबल नहीं। क्या होगा बोलो? अनएक्सेप्टेबल। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? बोलो। हेलो। यस सर। अरे आवाज नहीं जा रही क्या तुम लोगों को भाई? क्लियर है ये? हाँ सर क्लियर है। निशिका बोलो। यस सर। अच्छा तो बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? दुष्ट हो क्या? तो फिर अब ये स्टेटमेंट लिखो। अभी मैं इसमें पहले ये नोट करो आप। डन है ये? यस सर। Second structure is unacceptable because nitrogen cannot be pentavalent. Nitrogen cannot be pentavalent. Nitrogen cannot be pentavalent. Nitrogen cannot be pentavalent. यस सर। और इसी को और दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं? और नाइट्रोजन कैनॉट एक्मोडेट 10 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन कैनॉट एक्मोडेट 10 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कैनॉट एक्मोडेट 10 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन।
बोलो, नोट कर लिया? डन Yes. है ये, कोई डाउट नहीं इसमें? लेकिन बेटा अगर इसी नाइट्रोजन की जगह पे मैं ऐसा लिख दूं, फॉस्फीन लिख देता हूं, मतलब फॉस्फीन आई मीन से फॉस्फोरस लिख देता हूं, चलो ये लिख दिया, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव। अब ये यहाँ पे जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, हाँ बोलो। अब ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है, बोलो। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि अब फास्फोरस के पास, आप जानते हो फास्फोरस किस पीरियड से बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड से। फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है, ये 5 बॉन्ड बना सकता है, यस या नो? 5 बॉन्ड, देखो PCl5, इवन फास्फोरस 6 बॉन्ड भी बना सकता है, वो 12 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी एक्मोडेट कर सकता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या है बोलो? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल की शुरुआत कहाँ से होती है बोलो? सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 से कि 3 से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से, मतलब पीरियड थर्ड से, ठीक है ना? तो नाउ इन दिस केस स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेबल। बोलो, समझ में आ रही है भाई बात? Yes, sir. Yes, sir. क्रिश बोलो। हाँ सर। हाँ, फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होता है ना? हाँ सर, होता है। जो भी थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है? तो ये आप लिखिए। और इसे फिर इसमें फास्फोरस ने कौन सा ऑर्बिटल अपना यूज किया हुआ है? ये जो बॉन्ड बना है किसके किसके बीच बना होगा? पीस का पी ऑर्बिटल और इसका क्या है बोलो? डी ऑर्बिटल, यस ना? तो इसने अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज किया? 3D ऑर्बिटल। इसीलिए ऐसे रेजोनेंस को हम फिर क्या कहते हैं बोलो? सच रेजोनेंस इज नोन एज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सच रेजोनेंस इज नोन एज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलेंगे, बोलो ठीक है? तो आप ऐसा लिख देना इसमें, सेकेंड स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेबल बिकॉज फास्फोरस कैन मेक 5 pi बॉन्ड एज फास्फोरस हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ओ बालकों, Yes, sir. एक सेकंड सर। नोट कर लिए कि नहीं? क्रिस, कर रहा हूँ सर। अरे जल्दी से नोट करो। हाँ निशिका, तब तक बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन किसके किसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है? Sir, carbocation, unsaturated molecules और free radical. ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन? Sir, sp3 से डायरेक्टली अटैच sp2 या sp. क्या Sir, कह रहे एक हाइड्रोजन. हो? उल्टा पुल्टा क्यों बोलते हो भाई? sp2 और sp से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, या फिर बोलो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैसा sp2 पे होना चाहिए? sp2 पे होना चाहिए। No, sir, sp2 और sp से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन पे क्या होना चाहिए? मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन में होगा तो किस किस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी क्रिश? यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन में होगा तो किन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी? During hyperconjugation in carbocation, there is a overlapping between which orbitals? निशिका बोलो।
Sir, filled sigma and vacant 2p orbital. filled sigma orbital and vacant 2p orbital. अब बताओ, मैं 5 6 टाइम्स 7 टाइम्स मैं पूछ चुका तो नहीं आ रहा, कैसे नहीं याद हो रहा? तो ये बहुत गलत बात है, मैं मुक्का मार दूंगा दांत टूट जाएगा। हाँ mix हो कैसे गया। मतलब ये गलत बात है ना। अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल में होगा तो ड्यूरिंग HC in unsaturated molecule there is a overlapping between which orbitals? Sigma and pi star. Sigma and pi star. Sigma and anti-bonding pi orbital. तुम डिवीजन चार्ट पढ़ो, बिल्कुल ही नहीं देख रहे हो, इसका मतलब क्वेश्चन भी नहीं किया तुमने ना। सर आपने प्रिंट करने का बोला था रिवीजन चार्ट। रिवीजन चार्ट प्रिंट कर लो। अब रेजोनेंस भी आ गया, मैं उसको फिल करा देता हूँ आज थोड़ा थोड़ा। वो अभी तो 3-4 फिल करने के लिए होगा, 3-4 लाइन मुश्किल से, आज फिल कराता हूँ मैं। ये तो कोई डाउट नहीं ना। कंडीशन नंबर 2 कंप्लीटेड, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 2 पता चल गया कि नहीं? ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाने जिसमें ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा हो। नाउ कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या है? रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल कोप्लेनर होना चाहिए। रेजोनेंस जब हो रहा है तो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? रेजोनेंस के ड्यूरिंग कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है कि कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रही है? कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल। रोज आते ही मैं पहला काम यही मैं पूछता हूँ, रेजोनेंस के ड्यूरिंग निशिका कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? कोलेटरल। तो कोलेटरल ओवरलैपिंग होने के लिए आप खुद सोचो, और जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए कि डिफरेंट प्लेन में होने चाहिए? जो ऑर्बिटल्स हैं वो अलाइंड होने चाहिए या उनका अलाइनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए? अलाइंड और नॉन अलाइंड? अलाइंड होंगे मतलब एक दूसरे के सीध में होंगे, तभी तो कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी। यस सर। बोलो ठीक है ना। सबसे तो तीसरी कंडीशन जो है रेजोनेंस के लिए, मॉलिक्यूल शुड बी कोप्लेनर। रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल कोप्लेनर होगा तो ही होगा रेजो, नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसा लिखो स्टेटमेंट, फॉर रेजोनेंस मॉलिक्यूल शुड बी कोप्लेनर। मॉलिक्यूल शुड बी for reso molecule should be coplanar. Molecule should be coplanar. Krish, क्यों? So as collateral overlapping could takes place. क्योंकि रेजो में होते ही कोलेटरल। कोलेटरल मतलब क्रिश पता है ना, ऐसे वाले देखो, ये ओवरलैपिंग कैसा होगा? कोलेटरल। आप मान लो ऐसा मैंने कर दिया और एक ऑर्बिटल मैंने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, तो बोलो क्या कोलेटरल ओवरलैपिंग हो सकती है? अगर ऑर्बिटल थोड़ा तिरछा हो जाए ऐसे तो दोनों एक सीध में होना चाहिए ना। हाँ देखो, तो क्या आपने लिखा? सो एज कोलेटरल ओवरलैपिंग कुड टेक्स प्लेस। यस सर। लिखा ना? ठीक है। इफ ड्यू टू सम रीजन कोप्लेनरिटी इज डिस्ट्रॉयड, if due to some reason coplanarity is destroyed, वो कौन सा रीजन है मैं बताऊंगा अभी। इफ ड्यू टू सम रीजन कोप्लेनरिटी इज डिस्ट्रॉयड, alignment of orbitals get destroyed. Alignment of orbital get destroyed. If due to some reason coplanarity is destroyed, alignment of orbital get destroyed. In such cases resonance cannot takes place. In such cases resonance cannot takes place. In such cases resonance cannot takes place. Sir, is destroyed orbital alignment of orbital के बाद? Orbital of alignments of orbital get destroyed. In such cases resonance cannot takes place. अगर अलाइनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, मतलब कोप्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर क्या होगा?
अलाइनमेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ऐसे केस में फिर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। नाउ कोप्लेनर कैसे जानोगे, एक तो कि कोई मॉलिक्यूल कोप्लेनर है, और दूसरी बात यह है कि कैसे आप पहचानोगे कि कोप्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैंने आपको कोप्लेनर मैंने कैसे पहचानना सिखाया था पहले, सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में बताया होगा। फटाफट बोल दो। sp2 और उससे डायरेक्टली अटैच कोप्लेनर होते हैं। sp और उससे डायरेक्टली अटैच एटम लीनियर और कोप्लेनर होते हैं। यस या नो? Yes, sir. एंड एक और चीज, एलिन्स विद इवन नंबर डबल बॉन्ड नॉन प्लेनर, एलिन्स विद ऑड नंबर डबल बॉन्ड प्लेनर, और साइक्लो, बोलो मेरे साथ, साइक्लो ऑक्टा Tetraene. टेट्राइन, इट इज प्लेनर और नॉन प्लेनर? Non-planar. नॉन प्लेनर, ये मैंने बताया था। जनरली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कैसे होंगे, प्लेनर और नॉन प्लेनर? Planar. प्लेनर, क्योंकि sp2 या sp होंगे, वो सिंपल सी बात है ना। तो जनरली तो कॉन्जुगेटेड, जनरली कह रहा हूँ कॉन्जुगेट, जनरली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जनरली साइक्लिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर व्हाट, कोप्लेनर। लेकिन किसी किसी केस में क्या होगा बोलो, कोप्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कोप्लेनर मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वापस लिखवाने की जरूरत नहीं है। क्रिश याद आ गया कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, यस। याद आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और लिख दोगे, छोटी सी बात है और, जनरली कॉन्जुगेटेड systems are coplanar. Generally conjugated systems are coplanar. डन। अब लिखा, इफ बल्कि ग्रुप और एटम्स, बल्कि मतलब कैसा, छोटा कि बड्डा बड्डा, बोलो बल्कि मतलब क्या होता है? बल्कि का मतलब ही होता है कि बल्क मॉडुलस ऐसे पढ़ते होगे, जो ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो क्या आपने लिखा, इफ बल्कि ग्रुप और एटम्स आर प्रेजेंट एट विसिनल पोजीशन, इफ बल्कि ग्रुप और एटम्स आर प्रेजेंट एट विसिनल पोजीशन, if bulky group or atoms are present at, Sir, which position? if bulky group or atoms are present at vicinal position, vicinal, vicinal और adjacent position एक ही बात है। एक बल्कि ग्रुप और if bulky group or atoms are present at vicinal position, VICINAL। अरे विसिनल मतलब अस्से पस्से, VICINAL, या फिर एडजेसेंट पोजीशन, ड्यू टू स्टीयरिक रिपल्सन, यहां बोर्ड पे लिखा है, ड्यू टू स्टीयरिक रिपल्सन, ड्यू टू स्टीयरिक रिपल्सन कोप्लेनरिटी इज डिस्ट्रॉयड, ड्यू टू स्टीयरिक रिपल्सन कोप्लेनरिटी due to steric repulsion coplanarity is destroyed, coplanarity is destroyed. In such cases resonance cannot takes place, in such cases resonance cannot takes place, in spite of conjugation. In such cases resonance cannot takes place in spite of conjugation. Due to steric repulsion coplanarity is destroyed, in such cases resonance cannot takes place in spite of conjugation, और इसको हम कहते हैं SIR, that is steric inhibition of resonance, steric inhibition of
स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजो। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या, पहले तो वहाँ पे देखो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बोलो उनकी इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग होती है, या जो ग्रुप या एटम होते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक मैप कैसा होगा बोलो, छोटा कि बड़ा? बड़ा। अरे छोटा सा हाइड्रोजन में छोटा। इलेक्ट्रॉनिक मैप मतलब क्या, मतलब कि हम इसका मैप कैसे बनाएं, किसी मॉलिक्यूल का मैप लेना मतलब क्या, कि उसका वो जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, उस जो इलेक्ट्रॉन है उसका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका जो फील्ड है उसका हम पिक्चर ले सकते हैं। अब ऐसा थोड़ा कि तुम हाइड्रोजन कैसे देखोगे, क्या हाइड्रोजन तुम्हें ऐसा एच जैसा दिखेगा क्या, ऐसा बोलो? ऐसा तो नहीं है ना, एच दिखेगा तुम्हें, तुम्हें तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दिखेगा, फील्ड ऐसा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक मैप अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक मैप क्या होगा बोलो, छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें तो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई चलो ठीक है फ्लोरीन का बता दो, तो फ्लोरीन का फिर क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन, या फिर मैं बोलूं नाइट्रो ग्रुप या और ऐसे ग्रुप, ये जितने भी ग्रुप ऐसे लिख रहा हूं मैं हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसे होंगे, एक ही साइज नहीं होगा, अलग अलग होगा। इनके इलेक्ट्रॉनिक मैप कैसे होंगे बोलो, बड़े होंगे कि नहीं? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होंगे इनके, बड़े होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मैप उनका क्या होगा बोलो, बड़ा होगा। इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलो, ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा मतलब, ठीक है ना। तो ऐसे ग्रुप, अगर बल्कि ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बल्कि ग्रुप या आइटम को हम क्या करते हैं बोलो, विसिनल पोजीशन पे, दैट इज अस्से पस्से, जैसे मैंने अब क्या किया, ये आई कैसा है बोलो क्रिश, आई कैसा, आयोडीन कैसा है, बड़ा तो ग्रुप बड़ा है कि छोटा ग्रुप है? बड़ा ग्रुप है सर। ठीक है बेटा, और ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ये भी बड़े ग्रुप, ये मैंने अस्से पस्से कर दिए लगातार, अल्टरनेटिंग पोजीशन नहीं है, विसिनल एडजेसेंट पोजीशन है ये, आसपास, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, अकॉर्डिंग टू रूल, जो मैंने तुम्हें रूल बताया था, sp2 से डायरेक्टली अटैच क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में या डिफरेंट प्लेन में, कोप्लेनर, यस। सेम प्लेन। यस सर। सेम प्लेन। ये सारे sp2 है, ये बेंजीन रिंग कैसा होता है भाई, प्लेन वाला, sp2 सारे हैं तो कोप्लेनर, मतलब ये कैसा होगा, बेंजीन रिंग ये बोर्ड वाले प्लेन में होगा, यस सर। ठीक है। और इससे जो ये अटैच हैं NO2 I NO2 और NO2, ये भी सभी अभी हम जो रूल जानते हैं उसके अकॉर्डिंग तो सेम प्लेन में होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय होगी। तो आप ऐसा सोचो, कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय होने से पहले एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो जिस समय ये क्या होगा बोलो, सेम प्लेन में होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बड़ा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसा है, बड़ा है। अब ये बड़े बड़े बल्कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था ना आपको, पार्टिकल नेचर भी होता क्लाउड नेचर, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एकदम पास में आ जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब पास में आएंगे तो देखो, जब नॉन बॉन्डेड ग्रुप एक ऐसे डिस्टेंस पे होते हैं जिसपे वैन डर वाइल रेडियाई वाले डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। टू नॉन बॉन्डेड ग्रुप आर प्रेजेंट एट वैन डर वाइल रेडियाई डिस्टेंस, देन देयर इज ए अट्रैक्शन, उसी फोर्स को हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर नॉन बॉन्डेड ग्रुप के बीच की डिस्टेंस वैन डर वाल रेडियाई वाले डिस्टेंस से भी कम हो जाए तो उनके बीच में क्या होता है बोलो, रिपल्सन होने लगता है। उसी रिपल्सन को हम कहते हैं स्टेरिक रिपल्सन। क्या कहते हैं, स्टेरिक रिपल्सन। अब इसमें जो बल्कि ग्रुप होंगे वो वैन डर वाल रेडियाई से भी कम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप हैं। अब तुम ऐसे भी सोचो, अगर कुछ भी ये नहीं जानते हो, क्योंकि तुमने +1 वाला मान लो पता नहीं कि वैन डर वाल और ये सब सुना है कि नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप खुद सोचो, क्राउडिंग अगर होगा तो क्या होगा। क्राउडिंग में क्या होता है, यू फील सम फोर्सेस, क्या होता है क्राउडिंग में, धक्का मुक्की होती है कि नहीं बोलो, अगर बहुत ज्यादा क्राउडी हो। जलोरी गेट,
यहाँ की बात कर रहा हूँ, बत बोलो। Yes, sir. हाँ, ये बहुत क्राउड होता था, कम की होगी ऑब्वियसली वो फोर्स इधर उधर जो एक दूसरे पे लग रहा है, दैट इज स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक क्राउडिंग वही क्या है बोलो, ये स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक रिपल्सन है, बाकी कुछ नहीं है, धक्का मुक्की। तो फिर अब ये इनके बीच में क्या होने लगेगा बोलो, रिपल्सन होने लगेगा। और ये जो रिपल्सन होगा ना, इस रिपल्सन से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रिपल्सन कभी भी होता तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है बोलो, बढ़ जाएगी। Yes, sir. और कोई भी सिस्टम क्रिस क्या चाहता है, एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है कि मैक्सिमाइज करना चाहता है? Maximum. एनी सिस्टम विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कम होगी तभी सिस्टम क्या होगा, Stable होगा. स्टेबल होगा। तो फिर अब इनमें तो क्या होने लगा बोलो, रिपल्सन रिपल्सन। तो फिर ये क्या करेगा, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये NO2 को, अब देखो मैंने क्या किया, ऐसे क्या मतलब बताया था ना, ये दोनों NO2 कहाँ गए, बोर्ड के बाहर, बाहर. Yes, sir. और ये जो I है ये कहाँ चला गया, निशिका बोलो, बोर्ड के अंदर. अब बताओ मुझे, कोप्लेंटी डिस्ट्रॉय हो गई कि नहीं, बताओ। ये दोनों NO2 किधर दिख रहे हैं, जल्दी बताओ, मैंने ये बनाया हुआ एबव द प्लेन, Yes, Above sir. the. एंड I किधर चला गया, Below the plane. ओहो। तो इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी क्या हो गई, थोड़ी सी इनके बीच की दूरी क्या हो गई, ज़्यादा हो गया. तो रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया. कम हो गया। रिपल्सन, ये रिपल्सन को कम करने के लिए तो क्या हो गया बोलो, दूर हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्या हुआ, कोप्लेनिटी क्या हो गई, फिर कोप्लेनरिटी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई कि नहीं। Yes, sir. ये कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय होना मतलब, कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय होना मतलब कि ये जो रिंग के कार्बन का ऑर्बिटल है और ये नाइट्रोजन का ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल सब अलाइंड नहीं हो गया, इनका अलाइनमेंट डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर मैं कहूं पाई एक सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है कि नहीं बोलो, यस Yes, sir. Yes, sir. कॉन्जुगेशन है, लेकिन क्या मैं रेजोनेंस कर सकता हूं ऐसे, नो नॉट एट ऑल, No, वी sir. कांट डू रेजोनेंस। व्हाई वी कांट डू रेजोनेंस, कोप्लेनिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड, कोप्लेनिटी Yes, sir. डिस्ट्रॉय हो गया तो इस नाइट्रोजन का ऑर्बिटल और इस कार्बन का ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अलाइनमेंट क्या हो गया बोलो, डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें देखो ये जो लोन पेयर तुम्हें दिख रहा है, कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, देखो लोन पेयर एक सिग्मा पाई, बोलो कॉन्जुगेशन है, Yes, sir. लेकिन क्या मैं इस लोन पेयर को ऐसा मूव कर सकता हूं, बोलो क्या इस लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये आई किधर है बोलो, प्लेन में है कि बेलो द प्लेन है, Sir, below the plane. बेलो द प्लेन है, कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए। क्या ये NO2 का पाई कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है, लेकिन क्या मैं इस पाई को ऐसा बना सकता हूं, बोलो इधर मूव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बोलो No, sir. क्योंकि कोप्लेनिटी, ये जो हो रहा है ना कि कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय होने से, ये कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय होने से क्या हो रहा है बोलो, रेजोनेंस नहीं शो कर पा रहे हैं ना, तो नाइट्रो आई NO2, इसी को हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और ये क्यों हुआ और कब होता है, ये तब होता है जब बड़े बड़े ग्रुप 80-85 पोजीशन पे हो, दैट इज बल्कि ग्रुप आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन, देन दे डू रिपल विद, डू शो रिपल्शन विद ईच अदर एंड डिस्ट्रॉय द कोप्लेनिटी। कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय होने से क्या होता है, ऑर्बिटल अलाइंड नहीं रहेंगे, अलाइनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे कि कोलेटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। बोलो हाँ, नहीं sir. समझे कि समझे। Yes, समझे, sir. तो अब लेकिन मैं आप बताओ, ये नाइट्रो ग्रुप के बगल में कौन दोस्त है, नाइट्रो के बगल में हाइड्रोजन है। अब तुम बताओ क्या हाइड्रोजन भी धक्का मुक्की करेगा, क्या हाइड्रोजन भी धक्का मुक्की करेगा, क्या हाइड्रोजन नहीं दिख रहे तुम्हें कि बहुत बड़ा है तो धक्का ऐसा दे रहा है, हाइड्रोजन धक्का मुक्की करेगा क्या। No, sir. तो फिर अब जो रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, sp2 से डायरेक्टली अटैच कहां पे होना चाहिए, सेम प्लेन में, Yes, sir. हाँ, sir. तो ये सेम प्लेन में ही रहेगा और ये रेजोनेंस करता रहेगा। तो बोलो क्या यहां पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हुआ, क्या नहीं हुआ ना, No, sir. स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ अरे रेजोनेंस इनहिबिट हुआ, इनहिबिट मतलब प्रिवेंट हुआ क्या रेजोनेंस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से, नहीं ना। नहीं, sir.
ये तभी होगा जब अगल बगल पोजीशन पे क्या हो बोलो, बल्कि ग्रुप हो। Yes, sir. इज इट क्लियर? तो बल्कि ग्रुप एटम विसिनल पोजीशन पे होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। देखो एक मिनिमम डिस्टेंस तक जब चीजें होती है ना तो अट्रैक्शन होता है, और उससे भी कम डिस्टेंस पे अब चीजें होती है ना तो फिर क्या होता है बोलो, रिपल्सन आ जाता है। बोलो Yes, sir. हाँ। इसको तो तुम फिलोसफिकली देखो, स्पेस एक देखो, हम लोग अगर इसमें साइकोलॉजिकली पढ़ते हैं, अगर पेपर में कभी दिया रहता है, नहीं बोलते हैं कि इन एवरी रिलेशन देयर शुड बी अ स्पेस। नहीं समझे? हाँ सर। Yes, sir. कई बार तो हम कहते हैं ना कि बहुत क्लोज, पॉसेसिव हो जाना, नहीं कहता कि बहुत हम किसी के लिए बहुत पॉसेसिव हो जाए, कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत ही हो जाएगी, लेकिन क्या है ये, मतलब अजीब सा, नहीं समझे? इसीलिए इस पे मतलब एक मिनिमम, मतलब एक क्लोजनेस तो ठीक है रिलेशंस पे, लेकिन एक हद से ज्यादा फिर क्लोजनेस क्या होगा, स्पेस नहीं देंगे, देयर विल बी रिपल्सन। सेम साइंस में है, एट टू नॉन बॉन्डेड ग्रुप अगर ऐसे डिस्टेंस पे होंगे जिसे हम वॉन्ड्रोवाल रेडियाई कहते हैं, वॉन्ड्रोवाल रेडियाई कहते हैं, वैंडरवाल रेडियाई, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, दैट इज वैंडरवाल अट्रैक्शन। और वैंडरवाल रेडियाई से भी कम डिस्टेंस पे अगर ग्रुप आ जाते हैं तो अट्रैक्शन नहीं होता, फिर क्या होता है बोलो, रिपल्सन हो जाता है। वैसे स्टेरिक रिपल्सन यहां पे हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो पता चल गया बेटा, ये नोट करो, लेकिन ये नोट कर लीजिए, फिर मैं और एग्जांपल इसके बताता हूं। और रूल वाइज हाउ वी विल आइडेंटिफाई द कोप्लेनर सिस्टम, आई हैव टोल्ड यू कि sp2 और उससे डायरेक्टली अटैच, sp और उसके डायरेक्टली अटैच, ये बता दिया मैंने आपको पहले। बेटा नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है ना ये, लेकिन बल्कि ग्रुप होने चाहिए और विसिनल पोजीशन पे। अब मैं ऐसा मान लूं कि इस तरह का ग्रुप, क्या इसमें भी स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजो होगा? देखना जरा, अगर मैंने ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया आई NO2, आप बताओ, हाँ चलो, इसमें स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजो होगा क्या? देखो No, sir. एक तो मैंने अस्से पस्से बोला है ना, इसमें तो क्या है, ग्रुप है नहीं है, मतलब एटम है इस पे जुड़ा हुआ, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है। क्या ये इतने दूर दूर है तो फिर वो भी आपस में ऐसे रिपल्सन कर लेंगे क्या? नहीं सर, ऑलरेडी दूर है। हाँ, तो बोलो इसमें क्या मैं बोलूं, ये सभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, दे विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। यस सर। क्रिश, यस ना? हाँ, और इसके मैं एग्जांपल बताता हूँ बेटा। अब जैसे मान लो ये है, देखो बेटा ये है अब NCH3CH3,
ये लिख दिया, चलो ठीक है। और एक मैंने लिखा यहाँ पे, अब देखो ये जो ग्रुप यहाँ पे लिखे हैं 80-80 हो गया ना। Yes, sir. और एक में मैं ऐसा कर रहा हूँ दुष्ट को, ये लिख दिया मैंने NCH3 और ये CH3 लोन पेयर, और इधर लिख दिया बेटा, ठीक है, CH3। अब बताओ किसमें कोप्लेनेटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी? So first वाले में. फर्स्ट वाले में। फर्स्ट सबसे वाले में पहले। कोप्लेनेटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, बोलो। मतलब मैं ऐसे से कर दूं, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसे, किसी तरह से भी कर लो, ये भी पीछे कर दो, ये आगे कर लो, एक ही बात। अब बोलो इसमें भी कोप्लेनेटी डिस्ट्रॉय होगी कि नहीं? नहीं सर। नहीं, इसमें नहीं होगी। तो इसमें तो कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन तो खैर दोनों में है, लेकिन इसमें रेजोनेंस भी होगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर होगा। Yes, तो sir. अगर मैं पूछूं यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y है, नाउ क्रिश वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर? वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी हायर, बोलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब ज्यादा होगा, बोलो। सर राइट वाले में। अरे क्या मैंने लिखा है ना, वाले x में वाले, ज़्यादा होगी. बोलो कौन सा? X वाले में ज़्यादा होगी. हाँ, x ग्रेटर देन y। नहीं, तुम सोचो, मैंने बताया तो है, इफ लोन पेयर और negative charge of a given atom is localized, it will be easily available for protonation and at such atom electron density will be higher। तुम खुद सोच लो ना, जब ये लोन पेयर इसका खुद इसी के पास है और ये लोन पेयर क्या हो रहा है, बोलो, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक बार इस ऑर्थो पे जाएगा, इस पैरा पे जाएगा, इस ऑर्थो पे आएगा, और यहाँ 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो फिर इसके पास ज्यादा होगा क्या? नहीं सर। No, sir. हाँ, तो फिर इलेक्ट्रॉन, मैं कहूंगा विच इज मोर रिएक्टिव फॉर प्रोटोनेशन? एक्स सर। हाँ, फर्स्ट यही प्रोटोनेशन मतलब क्या, H प्लस कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल हो। निशिका बोलो। Yes, हाँ sir. सर। हाँ, तो ये नोट कर लीजिए बेटा। डन है, नोट कर लिया? Yes, sir. अब एक और नोट बेटे यहाँ पे लिखना है, लास्ट पॉइंट, कंडीशन ये कंप्लीट हो जाएगी ना। इसमें आप लिखें, इफ देर इज ए इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, if there is a intramolecular H bonding, coplanarity will be maintained or retained. If there is a intramolecular H bonding, then coplanarity will be maintained. If there is a intramolecular H bonding, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना है क्या आप लोगों ने? हाँ सर। Yes, sir. If there is a intramolecular H bonding, coplanarity will be maintained or retained. पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग, ये क्या होता है बेटा, सुन लेना ध्यान से ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बोलो? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली प्लस और माइनस के बीच में होगा, लेकिन ये स्पेशल प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन है। ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन माइनस, और ऐसे हाइड्रोजन के प्लस के बीच का अट्रैक्शन है जो हाइड्रोजन अटैच भी किससे हो बोलो? फोन से अटैच हो।
तो देखो कितना आसान है, सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ। मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ डिटेल नहीं बता रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में होगा और आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताऊंगा ही। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या बात बताई, यहाँ पे जो यूज है अपने रेजोनेंस चैप्टर में या आगे एसिडिटी में यूज आएगा, फोन का माइनस, अब फोन मतलब क्या, तीनों फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तीनों पे नहीं, फ्लोरीन पे या ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे, इसका माइनस और हाइड्रोजन का प्लस। कैसे हाइड्रोजन का प्लस? जो हाइड्रोजन अटैच हो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। इज इट क्लियर? ये जो अट्रैक्शन होगा यही क्या कहलाता है बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एच बॉन्डिंग। पहले तो ये बात हुई। ओ दुष्टों, समझे कि नहीं? हाँ सर। निश्चय बोलो। Yes, sir. एच बॉन्डिंग इज, व्हाट इज एच बॉन्डिंग बोलो? ये क्या है? ब्रैकेट में से लिख देना, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। Yes, sir. मतलब कभी भी अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन स्टेबलाइजिंग प्रोसेस होगा कि डीस्टेबलाइजिंग? कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एनर्जी या मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा, तो सिस्टम हमेशा क्या होगा बोलो? स्टेबल होगा। हाँ, और रिपल्शन होगा तो क्या होगा बोलो? डीस्टेबलाइज करेगा। ये हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बात होती है वो दो तरह का होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा। यहां मैंने किसकी बात करी है? इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल और बिटवीन द मॉलिक्यूल। In molecule. Within the molecule. विद इन अ मॉलिक्यूल। वही जो इंटर हॉस्टल और इंट्रा हॉस्टल मैचेज नहीं होते जैसे, हाँ सर। Yes, तो sir. इंट्रा हॉस्टल मतलब विद इन हॉस्टल, इंटर हॉस्टल मतलब बिटवीन द हॉस्टल्स, है कि नहीं? तो हाँ, सर। मैं यहाँ पे जो बात मैंने इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करी कि इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर ना, हाँ, विद इन मॉलिक्यूल। तो ये विद इन मॉलिक्यूल में जो होता है, पहले यहाँ पे लिख दो, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों होता है? पहले तो देखो, हे बच्चों देखो मेरी बात सुनो, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जब होगा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो ग्रुप या एटम के बीच में होगा। जैसे मैंने लिख दिया ये OH और यहाँ पे लिख दिया बेटा नाइट्रो ग्रुप लिख दिया, मान लो। अब देख लो इधर, अब ये हाइड्रोजन पे ये जो प्लस है, ये हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। फोन से बोला था मैंने, फोन से। और ये जो माइनस है, ये कौन सा माइनस है? ओ वाला। Yes, sir. तो मैंने यही तो बोला था, फोन वाले माइनस हो, F और N और O N कोई भी हो, तीनों में से। ये चांस की बात है कि O से H भी जुड़ा है, O का माइनस भी है। अब इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा, ये मतलब ऐसा है, एक ही मॉलिक्यूल में दो ग्रुप हैं और वो जो कंडीशन है, फोन वाला माइनस और फोन से जुड़ा हुआ H, तो फोन वाला माइनस और उसका जो H वाला प्लस होगा वो ऐसा इंटरेक्शन कर लेंगे। अब ऐसा कर लो तुम, अगर ऐसे अपने दोनों हाथ ऐसे मिला दो तो क्या दिखेगा तुम्हें? बताओ, ऐसे बोलो। हाफ मून। अरे रिंग नहीं दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। Yes, sir. तो रिंग बोलो ना। हाँ हाँ सर, रिंग। और रिंग फॉर्मेशन मतलब, रिंग को हम कहते हैं चिलेट, CHELAT, चिलेट भी बोलते हैं। रिंग फॉर्मेशन अगर होगा तो व्हाट यू थिंक, रिंग फॉर्मेशन से सरफेस एरिया क्या होती है? कभी भी मॉलिक्यूल की, कभी भी स्फेरिकल टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, सरफेस एरिया क्या होगी? कम होगी ना। Yes, sir. जानते ना, फॉर गिवन वॉल्यूम मिनिमम सरफेस एरिया किस शेप के लिए पॉसिबल है? Ring. स्फेयर के लिए पॉसिबल होता है ना। Yes, sir. तो कभी भी रिंग होगा ना तो अगर रिंग चिलेट फॉर्मेशन हो रहा तो सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी कम होगी, तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। और ये जो इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग क्या करता है? मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है कि स्टेबलाइज करेगा। स्टेबल कैसे कर रहा है? सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा है। तो ऐसा भी स्टेटमेंट लिखो, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बिकम्स स्टेबल बिकॉज ऑफ रिंग फॉर्मेशन ऑब्लिक चिलेट, CHELATE। चिलेट या रिंग एक ही बात है, मतलब चिलेट मतलब रिंग होता है, जो बना है ना चिलेट।
Sir, due to intramolecular H bonding. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग. Yes sir. डन है. सर बोलो आगे. ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज because of ring formation because of ring formation Because of ring formation. चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है. क्या है एक हाँ बोलो नहीं आ रही अभी. हाँ सर अब आ रही है. Yes. Due to ring formation oblique chelate formation, surface energy of the molecule decreases. Surface energy of the molecule decreases. Surface energy of the molecule decreases. ठीक है भाई. ओ पजी. Yes sir. सर ठीक है. हाँ ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जान जाओगे अब. तो अब मैं इस पे आ जाता हूँ. और जैसे जैसे नंबर ऑफ चिलेट इंक्रीज होंगे सिस्टम और ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, बिकम्स मोर स्टेबल. Yes sir. हाँ सिस्टम और ज़्यादा स्टेबल होगा. अब जैसे मान लो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने बोला था आपसे कि स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस कब होता है, जब 80% बड़े बड़े ग्रुप या आइटम हो तो उनके बीच में रिपल्सन होगा और कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है. ऐसा मैंने बोला था आपसे. लेकिन अब जरा देखना, यहाँ पे मैंने ग्रुप लिखा NH2, ये भी ग्रुप है देखो, N डबल बॉन्ड O माइनस, नाइट्रो ग्रुप. अब इसमें बोलो, ठीक है. अब इसमें भी ग्रुप NH2 NO2 NO2, लेकिन क्या ये कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, क्योंकि ये जितना आपस में रिपल्सन कर रहे हैं ना, कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय होती क्यों थी बोलो, रिपल्सन को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ना. ये कोप्लेनिटी क्यों डिस्ट्रॉय हुई थी बोलो, ये कोप्लेनिटी क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए. लेकिन यहाँ पे रिपल्सन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन तो नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, ये सेम प्लेन में है तो देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. अब ये बोलो कोप्लेनिटी अपना डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे या कोप्लेनिटी मेंटेन रखेंगे बोलो. सर मेंटेन करना चाहिए. हाँ क्योंकि इनको अब कोई नुकसान है क्या बोलो, अब इनको तो कोई नुकसान नहीं है ना, इनको तो क्या हो रहा है, अच्छा है, मॉलिक्यूल तो स्टेबल हो रहा है. वाई दे विल डिस्ट्रॉय कोप्लेनिटी, दे विल मेंटेन कोप्लेनिटी ना. लेकिन ऐसे केस में बोलो क्या होगा, ऐसे में क्या इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ऑक्सीजन तो है लेकिन ये कौन सा वाला हाइड्रोजन है, कार्बन वाला हाइड्रोजन. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कार्बन वाला हाइड्रोजन, सबकी आवाज फिर डिस्कनेक्ट हो गई. नहीं आ रही. बोलो तो क्या कह रहे हो. सर अब आ रही है. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. अरे ऐसे कैसे हो रहा है यार. हाँ बोलो कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, फोन वाला हाइड्रोजन ना. Yes sir. Yes sir. फोन वाला, इसमें तो हाइड्रोजन फोन वाला नहीं है भाई. Yes sir. तो इसलिए इसमें कोप्लेनिटी क्या होगी, इसमें कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. इसमें हो गया स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस. ये लोन पेयर कैसा रहेगा बोलो, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड. लेकिन इसमें ये लोन पेयर क्या होगा बोलो, डीलोकेलाइज्ड. Yes sir. यस या नो, ये बात समझ में आ गई.
हाँ सर। तो 3 कंडीशन मैंने आपको रेजो की बता दी। देयर शुड बी कॉन्जुगेशन, देयर शुडंट बी वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, और क्या बताया कि मॉलिक्यूल शुड बी कोप्लेनर। ये 3 कंडीशन से आप 99% मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं है ये जान जाओगे, लेकिन 1% मॉलिक्यूल फिर भी बच जाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये डन, नोट करो। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, अब इसके आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।